बच्चों ये है हमारा लेक्चर 115 और हम चालू कर रहे हैं हमारे हिस्ट्री का, ठीक है, हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है द दिल्ली सुल्तान्स, दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, दिल्ली एक बहुत ही फेमस कैपिटल रहा है थ्रू आउट इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, सो दिल्ली इतना फेमस कैपिटल बना कैसे, ठीक है, ये इसकी स्टोरी है। सो चैप्टर 3 आपके हिस्ट्री में दिखाएगा कि दिल्ली की क्या इतना जो दिल्ली का इम्पोर्टेंस है वो हुआ कैसे। तो यहाँ इस चैप्टर में आप दिल्ली के सुल्तानों के बारे में, सुल्तान मतलब द राजाज ऑफ दिल्ली, उनके बारे में आप पढ़ोगे। सो ये है आपके हिस्ट्री का चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स और हम हैं पेज नंबर 30, आपकी एनसीईआरटी का पेज 30 उस पे हैं हम। ठीक है, सो दिल्ली जो है, दिल्ली पहले इतना फेमस नहीं था। दिल्ली को फेम कब से मिलने लगी? दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बना। दिल्ली, फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th century। ठीक है, सो दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th century। ये जो लाइन मैं टिक कर रही हूँ वो आपको लिखनी है आपकी नोटबुक में। ठीक है, सो दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बना आप 12th century में। दिल्ली सबसे पहले कैपिटल कब बना? किसी किंगडम का कैपिटल का मतलब क्या होता है? राजधानी। सो दिल्ली कैपिटल कब बना है किंगडम का? जब तोमार राजपूत थे। ठीक है, तो दिल्ली सबसे पहले कैपिटल, दिल्ली आज तो है हमारा कैपिटल इंडिया का, पर सबसे पहली बारी दिल्ली कैपिटल कब बना किसी किंगडम का? तो किसके अंडर? तोमार राजपूत। याद रखना, तोमार राजपूत, TOMARA राजपूत। तो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, टिक कर लें और इसे आप लिख लें। ठीक है, आपको डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख लें, टिक करना है तो टिक करके लिखें, पर लिखना है। ठीक है, यू हैव टू राइट दिस पॉइंट। ठीक है, सो दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमार राजपूत। ठीक है, सो इसके बाद तोमार्स, ये जो तोमार्स थे और उसके बाद चौहान्स थे। अच्छा, ये जो तोमार्स राजपूत थे, ये जो तोमार राजपूत, जैसे ये एक राजपूत, ये एक तरह की मतलब कहते हैं ना एक जाति थी। ठीक है, एक जैसे हम लोग हैं, ठीक है, सिंधीज होते हैं, गुजरातीज, तो वैसे तोमार राजपूत थे। तो दिल्ली सबसे पहली बारी कैपिटल बना किसी किंगडम का तोमार राजपूत के अंडर, और इन तोमार राजपूत को हराया था चौहान्स ने। ठीक है, ये एक और जाति है जिन्हें चाहमनास भी कहा गया है। कहाँ के थे ये लोग? अजमेर के थे। ठीक है, सो इन तोमार राजपूत को किसने हराया? दे वर डिफीटेड बाय चौहान्स या चाहमनास ऑफ अजमेर। सो ये तोमार्स और चाहमनास, इन दोनों, ये दोनों जो जातियां थी, इनकी वजह से दिल्ली इतना इम्पोर्टेंट बना। सो क्वेश्चन आए कि क्यों दिल्ली इतना इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बना, तो आप बोल सकते हो अंडर द तोमार्स एंड चौहान्स। ठीक है, ये दोनों जातियों, चौहान्स को चाहमनास भी कहा गया है। सो अंडर द तोमार्स एंड चौहान्स दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। जो दिल्ली का कमर्शियल वैल्यू था वो हाई हो गया। कमर्शियल मतलब जो अलग अलग गुड्स, अलग अलग चीजें, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ये सब, ठीक है, सब कुछ दिल्ली में इतना ज्यादा, मतलब दिल्ली सेंटर पे आ गया। ठीक है, चीजों की खरीद वेच में, सब में, ले वेच में, सब कुछ में। सो किसके कारण? तोमार और चौहान्स के कारण दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। इससे पहले दिल्ली का नाम नहीं था हमारी हिस्ट्री में। हमारी हिस्ट्री में 12th century में तोमार राजपूत की वजह से, और तोमार राजपूत को चौहान ने हराया, तो ऑटोमेटिक इन दोनों की वजह से दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना। ठीक है, यहाँ दिल्ली में बहुत अमीर जैन मर्चेंट्स भी रहते थे और उन्होंने दिल्ली में बहुत मंदिर बनवाए, और तो और दिल्ली में कॉइन्स भी चलते थे उस टाइम। कॉइन्स मतलब करेंसी चलती थी, उस करेंसी को दिल्लीवाल कहा जाता था। ठीक है, सो दिल्ली में कौन रहता था?
Rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. दिल्ली में जो आज भी आपको इतने मंदिर देखने मिलते हैं, सो उस टाइम जो जैन मर्चेंट्स थे, जैन भी आपको पता है जैन भी एक तरह की जाति है। सो जैन मर्चेंट्स, मर्चेंट मतलब क्या होता है? मर्चेंट मतलब आप बिजनेसमैन कह सकते हैं, ठीक है। सो जो मर्चेंट्स रहते थे उस सिटी में, तो उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए दिल्ली में, और वहाँ पे दिल्ली में कॉइन्स भी बनती थी। सो कॉइन्स मिंटेड हेयर आर कॉल्ड दिल्ली वाल, ठीक है। दिल्ली वाल जो कॉइन्स है वो चलती थी उस टाइम दिल्ली में, और वो बहुत ज़्यादा चलती थी, ठीक है। कॉइन्स मिंटेड हेयर वर कॉल्ड दिल्ली वाल। तो ये सारी पॉइंट्स आपको आपके नोटबुक में लिखनी है। इस बुक में जो भी पॉइंट्स टिक हो रही हैं वो एक एक पॉइंट आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है और मुझे व्हाट्सएप करनी है। नेक्स्ट देखें। सो आप ये देखो दिल्ली की, अब देखो शुरुआत हुई, मतलब दिल्ली की एक शुरुआत हुआ, उसका दबदबा बना। सो ये दिल्ली का जो दिल्ली की शुरुआत हुई और वो कैपिटल बना, ऐसा कैपिटल बना कि जिसने, मतलब ऑब्वियसली दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये हमारे सब कॉन्टिनेंट, ये हमारे इंडिया का जो कैपिटल बना वो कैसे बना? तो दिल्ली में उस टाइम दिल्ली सल्तनत चली थी, ठीक है। ये कब हुआ था? 13th सेंचुरी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी थी। तो तब कुछ ऐसा हुआ कि भाई दिल्ली फाइनली जो इंडिया का एक क्या बन गया? दिल्ली इंडिया का कैपिटल बना आगे जाके। सो ऐसी कौन कौन सी सल्तनतें आई थी दिल्ली में कि दिल्ली का मतलब दिल्ली एक कैपिटल बना? सो बहुत सारी सल्तनत आई थी। सो पेज 31 में सबका नाम लिखा हुआ है, सब कौन कौन आया था दिल्ली में राज करने। सो सबसे पहले दिल्ली में राज करने आई थी राजपूत डायनेस्टीज, ठीक है। सो रूलर्स ऑफ दिल्ली आप हेडिंग डालेंगे, रूलर्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट पेज है ये आपका एनसीईआरटी पे, पेज 31 पे हेडिंग क्या डालेंगे? रूलर्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। रूलर्स ऑफ दिल्ली। सबसे पहले रूलर कौन थे? राजपूत रूलर्स। कौन रूलर्स थे? राजपूत रूलर्स। सो सबसे पहले रूलर फर्स्ट राजपूत डायनेस्टीज। राजपूत डायनेस्टीज मतलब राजपूत घराने के लोगों ने दिल्ली पे राज किया। कब से कब तक? अर्ली 12th सेंचुरी से 1165 तक, ठीक है। मतलब 11th सेंचुरी की शुरुआत से, अर्ली 12th सेंचुरी की शुरुआत से 1165 तक उन्होंने जो है मतलब 1100 से 1165 तक इन्होंने राज किया दिल्ली पे, ठीक है। राजपूत डायनेस्टीज में राजपूतों में कौन आता है? तोमार्स और चौहान्स, वो आप पढ़ चुके, अभी जस्ट पढ़ा। इसके बाद दिल्ली पे किसका राज आया? सेकंड नंबर दिल्ली पे राज आया टर्किश रूलर्स का, ठीक है। सो अर्ली टर्किश रूलर्स कब से कब तक दिल्ली पे राज किया इन्होंने? 1206 से 1219 तक। अगर आपको फ्यूचर में किसी क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, केबीसी टाइप या किसी, सो ये चीज़ें आप थोड़ी दिमाग में बिठाओ। हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। सो हिस्ट्री, इससे दो चीज़ें होंगी, आपका एनसीईआरटी भी कवर होगा, और दूसरा आपका अगर बाय चांस आप में ऐसा है कुछ कि मैं फ्यूचर में, सो अगर ये चीज़ों पे ध्यान दोगे आपको काम आएंगे, ठीक है। सो सेकेंड जो रूलर्स आए दिल्ली में वो थे टर्किश रूलर्स, ठीक है। तुर्किश या टर्किश रूलर्स, जो कि आप बोल सकते हो एक मुस्लिम बैकग्राउंड वाले रूलर्स, ठीक है। नाम देखो नीचे कैसे कैसे हैं, कुतुबुद्दीन आयबाक, शमसुद्दीन इल्तुमिश, रजिया, ठीक है। उसके बाद गियासुद्दीन बलबन। सो ये एक मुस्लिम रूलर्स है, ठीक है। राजपूत के बाद दिल्ली को किसने राज किया? मुस्लिम रूलर्स ने। इसके बाद ये कंटिन्यू रहा मुगल रूलर। तो थर्ड डायनेस्टी कौन आई? थर्ड डायनेस्टी आई खालजी डायनेस्टी। तीसरा किसने राज किया? डायनेस्टी मतलब शासन। तीसरा किसने शासन किया दिल्ली पे? तो खालजी डायनेस्टी ने शासन किया। कब से कब तक? 1290 से 1320 तक, ठीक है। इसके बाद किसने राज किया दिल्ली पे? इसके बाद तुगलक। कौन सी डायनेस्टी ने राज किया? तुगलक डायनेस्टी ने। कब से कब तक? 1320 से 1414 तक, ठीक है।
फिर ये थी हमारी 4th डायनेस्टी। इसके बाद किसने राज किया दिल्ली पे? 5th नंबर। इसके बाद राज किया दिल्ली पे सैयद डायनेस्टी ने। ठीक है, ये सारे नाम आपको लिखने हैं। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक। इसके बाद किसने राज किया? 6th डायनेस्टी कौन थी? लोडी डायनेस्टी। कब से कब तक? 1451 से 1526 तक। ठीक है, सो दिल्ली में इन सारी डायनेस्टीज ने राज किया, 6 डायनेस्टीज ने राज किया। और फिर अच्छा आप एक चीज नोट करना, मतलब अगर आपने ये नोट की हो, देखो सबसे पहले राजपूत थे। ठीक है, दिल्ली एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया था। इसके बाद देखो तुर्किश रूलर्स आए, टर्किश या तुर्किश जो भी बोलो। उसके बाद मतलब आप देखो एक भी फिर हिंदू रूलर नहीं आया। देखो ये मुस्लिम के ये हुए, फिर ये जलालुद्दीन खिलजी ये मुस्लिम हुए, ये मुस्लिम, तुगलक भी मुस्लिम्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखो सैयद खान है, ये भी मुस्लिम हुए, लोडी। ठीक है, सो मतलब ये जो है मोस्टली अगर आप देखो मोस्टली जो दिल्ली को जो सुल्तान रहे हैं दिल्ली के, वो मुस्लिम रूलर्स। और इसलिए सुल्तान एक मोमेडियन एक मुगल वर्ड है। ठीक है, इसलिए द दिल्ली सुल्तान चैप्टर का नाम है। ठीक है, सो ये 6 डायनेस्टीज ने दिल्ली को राज किया था। ठीक है, सो अब हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जानेंगे। आप दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जान कैसे पाओगे? ठीक है, सो आप कैसे जान सकते हो इनके बारे में? सो दिल्ली सुल्तान्स जो हैं, ठीक है, वो अपने बारे में लिखवा के गए हैं। आपने आगे भी पढ़ा है, ये लोग लिखवा के जाते थे अपने लिए। और ये लोग इंस्क्रिप्शंस बनाते थे, कॉइन्स बनवाते थे, उनके आर्किटेक्चर्स बनवाते थे। मतलब आप देखोगे उनके किले हैं। हम हैं पेज 32, आपकी एनसीईआरटी के पेज 32 पे हैं। सो आप देखोगे इन सब ये जो सब सुल्तान्स हैं, ये अपने कुछ कुछ निशानियां छोड़ के जाते हैं। ठीक है, सो पर्शियन लैंग्वेज में ये लोग अपने अनुशासन के बारे में लिख के गए हैं। ठीक है, सो क्या क्या आपको क्या क्या मिलेगा? सो आपको इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे, आर्किटेक्चर्स मिलेंगे, उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। किनके बारे में? इन सुल्तान्स के बारे में। और इसके अलावा तारीख, रिटर्न इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। तो कैसे पता लगा इन राजाओं के बारे में हमको? इंस्क्रिप्शंस मतलब वो चित्रा जाता था ना, इनके इंस्क्रिप्शंस होते थे इनकी, भाई जो कहते हैं ना तख्ते होते थे। ठीक है, वो तख्तों पे ऐसे लिख के जाते थे अपने नाम। सो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स पे ये लोग अपना नाम लिखवा देते थे। आर्किटेक्चर्स, बड़े बड़े किले बनवा देते थे। तो इन सब से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है इन राजाओं के बारे में। जैसे भाई आप बोलते हो भाई ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां। तो वो आर्किटेक्चर बना के गए, एक इमारत बना के गए जिससे वो फेमस हुए। किसी ने कुतुब मीनार बनवाया, किसी ने, सो ये सब लाल किला बनवाया। ये सब क्या है? ये लोग अपनी आर्किटेक्चर्स छोड़ के गए हैं कि हमको जो हमारी आने वाली जनरेशन्स में हमारा नाम बना रहे। और सबसे ज़्यादा हमें इन राजाओं के बारे में, इन सुल्तानों के बारे में कहाँ से जानने मिलता है? तारीख पर से, तारीख या तवारीख। ठीक है, तवारीख में से। ये तारीख या तवारीख रिटर्न इन पर्शियन लैंग्वेज में इनके बारे में की किताब लिखी जाती है, तवारीख। ठीक है, ये जो बुक है ये कौन लिख के गए हैं? तवारीख। पर्शियन लैंग्वेज में मतलब ये पर्शियन लैंग्वेज इन सुल्तानों के टाइम ये लैंग्वेज यूज होती थी एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम। मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो नए रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कायदे कानून, जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ कायदे कानून फॉलो करता है। सो वैसे ही ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। सो उनकी भी कोई बुक ऑफ जो थी, रूल बुक थी, और वो रूल बुक कौन सी लैंग्वेज में थी? पर्शियन में। ठीक है, सो आपसे कोई अगर एमसीक्यू में आता है कि उस टाइम ये जो दिल्ली सुल्तान्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज किया करते थे, तो पर्शियन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज?
पर्शियन लैंग्वेज यूज होती थी, ठीक है, अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, ठीक है। सो तवारीख कौन लिखा करते थे? सो तवारीख कौन लिखते थे? सो तवारीख पढ़े लिखे लोग लिखते थे, ठीक है। वर लर्नेड मैन द ऑथर्स ऑफ तवारीख। तवारीख मतलब राजाओं की एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स, ठीक है, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी, उसे हम तवारीख कहते हैं। बुक्स एक्चुअली वो क्या थी? बुक्स थी। सो इन बुक्स, इन तवारीख को लिखने वाले कौन थे? लर्नेड मैन, ठीक है, बहुत ही पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड मैन होते थे। कौन कौन होते थे वो लोग? सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स, कोर्टियर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग क्या करते थे? ये लोग तवारीख लिखते थे और वो जो रूलर्स थे, जो राजा थे, उनको सलाह भी देते थे। वो लिखते भी थे और सलाह भी देते थे। तो ऑथर्स ऑफ तवारीख, तवारीख के जो ऑथर्स थे वो कौन थे? लर्नेड मैन थे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। और वो क्या करते थे? लिखते भी थे। वो बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स, रिकाउंटेड इवेंट्स मतलब सब लिखते भी थे भाई, राजा की जिंदगी के बारे में और राजा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सब लिखते थे। और वो एडवाइस भी किया करते थे रूलर्स को, राजाओं को एडवाइस करते थे ऑन गवर्नेंस, भाई आपको किस तरह से गवर्नेंस, किस तरह से आपको रूल करना है, वो भी सिखाते थे, उसकी भी एडवाइस। तो ये भी पॉइंट आपको लिखनी है। जहाँ जहाँ अंडरलाइन हो रहा है वो सारी अच्छी पॉइंट्स हैं, वो आपको लिखनी है आपकी नोटबुक में। तो इस तरह से हमें राजाओं के बारे में कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और तवारीख, ठीक है, इनसे हमें पता लगता है दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, ठीक है। सो अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो आपको जानने की ज़रूरत है, पेज नंबर 33 पे। जो ये तवारीख के जो ऑथर्स होते थे, जो ये तवारीख बुक लिख के गए, जो एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स लिख के गए, वो सिटीज़ में रहते थे। कहाँ? दिल्ली में। और वो कभी भी गांव में गए ही नहीं, विलेजेस, मतलब वो दिल्ली में ही, सिटी में ही रहते थे। तब भी गांव, और देखो गांव विलेज का जो सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा पुराना है। सो वो दिल्ली में रहते थे, विलेजेस में नहीं। दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। और जब वो तवारीख, ये जो किताबें लिखते थे, उसमें वो राजा के इर्द गिर्द, मतलब सुल्तान मतलब राजा सुल्तान के बारे में ही सब कुछ लिखते थे। उन्हें रहता था, उन्हें लालच रहती थी इनामों की, कि किताब में राजा अपना नाम देखेगा वो खुश हो जाएगा। These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions। और ये जो ऑथर्स थे वो रूलर्स को क्या सिखाते थे कि भाई आप ये जो सोशल ऑर्डर है वो बनाए रखो सोसाइटी में। बर्थ राइट के मतलब राजा का बेटा राजा और जो गरीब है उसका बेटा गरीब। भाई ये जो बर्थ राइट का सिस्टम है, आप वो उसको सपोर्ट करते थे। ये लोग कौन? ये जो तवारीख के ऑथर्स थे। और वो उनको बोलते थे जेंडर डिस्टिंक्शंस भी बनाओ। जेंडर डिस्टिंक्शंस मतलब मर्द औरत में भेदभाव। तो ये जो तवारीख, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि हम जो पढ़ते हैं ये तवारीख, जो ये किताबें हैं, जो ये ऑथर्स लिख के गए हैं, वो ऑथर्स, तीन चीजें, वो ऑथर्स खुद, द ऑथर्स ऑफ तवारीख सो लिव्ड इन सिटीज, वो सिटीज में ही रहा करते थे। और वो हिस्ट्री क्यों लिखते थे? ये हिस्ट्री की किताबें लिखते थे राजा का रिवॉर्ड पाने के लिए। राजा ताकि उन्हें इनाम दे, इसलिए सिर्फ ये हिस्ट्री लिखते थे। मतलब इनको कुछ दिखाना नहीं होता था उस टाइम का, उनको बस लालच होती थी इनाम की। और वो सुल्तान की तारीफों पे तारीफ लिखे जाते थे किताबों में। और दूसरी इनकी सोच कैसी थी इन ऑथर्स की? वो दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व ऑन एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। वो राजाओं को भेदभाव करना सिखाते थे, ठीक है। बोलने का मतलब ये है, जो तवारीख, जो बुक्स लिखी गई हैं, जो पढ़ते हैं और पढ़ के हम सोचते हैं उस टाइम पे क्या हुआ होगा, वो लिखने वाले लोग तो ऐसे थे, ठीक है। मतलब खुद सिटीज में रहते थे, सुल्तान से लालच के लिए कुछ भी लिख देते थे, और बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन में मानते थे। तो ऐसे लोगों के लिखावट पे क्या भरोसा, बोलने का मतलब ये है, ठीक है। सो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने अब 1236 पे आते हैं, ठीक है। राजपूत राजा चले गए, अब आया 1236 में सुल्तान
इल्तुतमिश की बेटी जिसका नाम रजिया था वो सुल्तान बनी। ठीक है, इस पे पिक्चर भी बनी है। सो रजिया सुल्तान, ये पिक्चर भी बनी है। सो 1236 में दिल्ली का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। 1236 में दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश, और उसने अपनी बेटी रजिया को, रजिया RAZIYYA, रजिया को सुल्तान बनाया 1236 में। और ऐसा नहीं कि वो अकेली बहन थी, मतलब वो एक लड़की थी। राजा ने, जो इल्तुतमिश थे, उसने अपनी बेटी रजिया को सुल्तान बना दिया, रजिया को दिल्ली का राजा बना दिया, सुल्तान बना दिया। पर माना ऐसे जाता है उस टाइम जो क्रॉनिकलर है, क्रॉनिकलर का मतलब जो ये सब लिखते हैं, ठीक है, जो ये राजाओं की लाइफ्स के बारे में ये सब लिखते हैं भाई, इवेंट्स के बारे में लिखते हैं, तो उस टाइम का एक क्रॉनिकलर था जिसका नाम था मिन्हाज-ई-सिराज। मिन्हाज-ई-सिराज ने क्या लिखा है? मिन्हाज-ई-सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। रजिया के भाई थे, ऐसे नहीं वो अकेली बहन थी, एक एक लड़की थी तो राजा ने उसको गद्दी पे बिठा लिया, नहीं। रजिया अपने भाइयों से कहीं ज्यादा एबल थी, मतलब उसमें बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, काबिलियत थी, और क्वालिफाइड भी थी, ज्यादा पढ़ी लिखी थी वो अपने भाइयों से। ठीक है, but he was not comfortable at having, nor were the nobles happy at the to rule in which he was removed from the throne in 1240. रजिया सुल्तान 1236 में सुल्तान बनी, उसके पिता इल्तुतमिश ने उसको गद्दी पे बिठाया। 1236 में बनी और 1240 से उसको गद्दी से उतार दिया गया, सुल्तान की पोजीशन से उखाड़ दिया गया, उतार गया। सिर्फ 4 साल के लिए सुल्तान बनी। क्यों? मैंने तो अभी अभी आपको क्या बोला कि वो तो बहुत एबल थी, वो तो बहुत पढ़ी लिखी थी, अपने भाइयों से आगे थी, पर वो जमाना कौन सा था? वो जमाना था जेंडर डिस्टिंक्शन, भेदभाव वाला जमाना था। उस टाइम मिन्हाज-ई-सिराज जो उस टाइम का क्रॉनिकलर है, उसने खुद ने उसकी तारीफ की है, पर ये जो मिन्हाज-ई-सिराज था, इसको सहन नहीं हुआ, कंफर्टेबल नहीं हुआ कि एक औरत हमको रूल करे, एक रानी हमें रूल करे। उस टाइम की ये सोच थी, एक छोटी सोच थी कि रानी हमें रूल नहीं कर सकती। और वहाँ के जो नोबल्स थे, नोबल्स मतलब जो हाई पोजीशंस पे, प्रीस्ट, संत, जो वो मौलाना, ठीक है, मुसलमान थी तो मौलाना वगैरह, ठीक है, जो प्रीस्ट टाइप लोग थे, हाई लोग थे, नोबल्स लोग थे, अमीर लोग थे, वो हैप्पी नहीं थे कि वो क्यों रूल कर रही है इंडिपेंडेंटली। मतलब वो इतनी ज़्यादा समझदार थी, वो रूलिंग में किसी का साथ ही नहीं लेती थी, वो खुद ही डिसीशंस ले लेती थी। तो ये मिन्हाज-ई-सिराज को भी नहीं पसंद था, जबकि उसको पता था कि वो पढ़ी लिखी है, ज़्यादा काबिलियत रखती है। वो कंफर्टेबल नहीं था कि एक रानी हम पे राज करे। और दूसरा, वहाँ के नोबल्स, जो अमीर जो लोग थे, जो प्रीस्ट थे, साधु संत थे, उनसे भी सहन नहीं हुआ कि एक लेडी हम पे राज कर रही है। ठीक है, सो इसलिए उसे रिमूव कर दिया गया। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। ठीक है, सो 1236 को वो आई, गद्दी पे बैठी। और द क्रॉनिकलर ऑफ द एज, उस टाइम के जो लिखता था, मिन्हाज-ई-सिराज जो राजाओं के बारे में लिखता था, उसने खुद बोला कि वो तो बहुत ज़्यादा एबल थी, क्वालिफाइड थी, उसके भाइयों से भी ज़्यादा। पर लोगों ने सहन नहीं किया कि एक औरत हमें रूल कर रही है, उसे रिमूव कर दिया गया 1240। सिर्फ 4 साल के लिए रजिया सुल्तान रही दिल्ली की। ठीक है, सो इस तरह से मतलब एक रजिया सुल्तान आई थी दिल्ली में और वो 4 साल राज करके उसे हटा दिया गया। ठीक है, सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 34 पे। पेज नंबर 34 में अर्ली 13th सेंचुरी की बात है। इन द अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स रियली वेल्ट बियॉन्ड हेविली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स। बच्चों, अब पेज 34 पे 2 नए शब्द यूज हुए हैं, एक हिंटरलैंड और एक गैरिसन टाउन।
ये दो शब्द यूज हुए हैं। और हम भाई दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई दिल्ली सल्तनत कैसे उसने अपना जो सल्तनत मतलब दिल्ली सुल्तान मतलब वहाँ के जो एम्परर्स थे, राजा थे, उन्होंने अपनी सल्तनत मतलब उन्होंने जो अपनी सल्तनत कैसे बनाई, सल्तनत मतलब उन्होंने फैलाया कैसे अपना एम्पायर। ठीक है, तो धीरे धीरे फैलाया होगा कैसे। तो पहले शुरू में तो उनका एम्पायर फैला हुआ नहीं था। अगर हम अर्ली 13th सेंचुरी की बात करें तो दिल्ली के सुल्तान्स अपने जो हैवीली फोर्टिफाइड टाउन्स जिन्हें की गैरिसन कहा जाता है उसके आगे तो सोचते भी नहीं थे। गैरिसन क्या होता है, जो सुल्तान होते थे, जो बहुत पहले के सुल्तान होते थे, वो क्या करते थे, बड़े बड़े किले बनवा लेते थे। ठीक है, तो बड़े बड़े किलों में उनके सारे सोल्जर्स रहा करते थे, उनकी जनता रहती थी। मतलब वो किले ही वो जो पूरे किले होते थे ना, वही सब कुछ उनका होता था। ठीक है, मतलब उनके आगे वो सोचते नहीं थे। ये जो किले थे तो उनके आगे उनकी दुनिया नहीं होती थी, वो आगे नहीं सोचते थे, बस एक गैरिसन्स तक इनकी दुनिया। तो गैरिसन्स क्या है, गैरिसन्स मतलब वो बड़े बड़े किले होते थे जहां वो अपने सोल्जर्स रखा करते थे और मतलब और किले बनवाते थे अपनी जनता के रहने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते थे, बस ये उनकी मतलब जो सल्तनत, उनके जो सुल्तान्स का जो पावर था इन गैरिसन्स तक ही था। मतलब गैरिसन मतलब इनके ही बनाए हुए फोर्टिफाइड टाउन्स, मतलब इनके बनाए हुए किले जिसमें इनकी जनता रहती थी। और इन सुल्तान्स का कोई भी कंट्रोल नहीं था हिंटरलैंड पे। अब हिंटरलैंड मतलब क्या है, हिंटरलैंड का मतलब जो ये गैरिसन्स मतलब ये जो सुल्तान के किले होते थे, उनके जो आसपास की एरिया होती थी उनको हिंटरलैंड कहा जाता था। उनका उन हिंटरलैंड पे कुछ कंट्रोल नहीं था। वो अपने किलों में ही बस, अब एक नहीं कुएं का मेंढक होता है, अपने कुएं में ही रहता है, तो वैसे वो सुल्तान सिर्फ अपने गैरिसन्स में ही रहते थे भाई, अपने किले की देखभाल करते थे और वो अपने सोल्जर्स, इनके आगे वो सोचते नहीं थे। उनके आगे थे हिंटरलैंड। ठीक है, जैसे ये एक राजा का सल्तनत है, मतलब यहाँ एक राजा राज कर रहा है, गैरिसन वगैरह है। अब इसके आजू बाजू सिटीज होंगी, छोटे छोटे गांव या सिटीज होंगी, सो उसे हिंटरलैंड कहा गया है। अब ये राजा की किलों पे समझो भाई दूध चाहिए, सब्जी चाहिए या कुछ भी, ठीक है मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी चाहिए तो वो यहाँ राजा के गैरिसन्स में कहाँ से आता था, इन हिंटरलैंड्स के पास, हिंटरलैंड से आता था। मतलब राजा के पास खुद का कुछ नहीं था, मतलब भाई जैसे कुछ भी जो चीज़ें होती थी वो हिंटरलैंड से आती थी और हिंटरलैंड पे राजा का अधिकार नहीं था। हिंटरलैंड का मतलब मैंने आपको बताया कि ये गैरिसन्स के आजू बाजू के सिटीज़ वगैरह, ठीक है, जिन पे राजा का कंट्रोल नहीं है और वहाँ से राजा को गुड्स और सर्विसेज मिलती थी। ठीक है, तो राजा वहाँ से कैसे इनकी सर्विसेज और गुड्स लेता था, या तो ट्रेडिंग करता था भाई, खरीदता था, बेचता था, भाई तू ये ले ले मैं तेरे को ये देता हूँ, या तो ट्रिब्यूट, या तो वहाँ पे जो आजू बाजू के जो लोग थे, वहाँ जो हिंटरलैंड में जो लोग रहते थे भाई, बस्ती वाले थे, कबीले वाले जो ट्राइब्स थे, वो राजा से डरते थे तो डर के ट्रिब्यूट दे के जाते थे, गिफ्ट दे के जाते थे आके, या तो प्लंडर करते थे। प्लंडर मतलब राजा जाके कभी कभी चले जाते थे इन हिंटरलैंड्स पे अपनी सेना लेके और वहाँ जाके मारधाड़ करके लूटपाट करके आ जाते थे। प्लंडर करना मतलब लूटपाट। सो मतलब उस टाइम राजा सिर्फ अपने किलों में, बस अपने किले में रहते थे और अपने लिए बस छपवाते थे अच्छी अच्छी चीज़ें और बस शासन करते थे। अभी मतलब इनको अपनी सल्तनत नहीं फैलाई थी, दिल्ली जो सुल्तान्स थे अभी अपनी सल्तनत नहीं फैला। सल्तनत फैलाना मतलब अपना पावर एक्सपांड नहीं करते थे ये लोग। अभी ये लोग बस ये गैरिसन टाउन्स में ही अंदर ही बंद थे। वो ऐसा उनको अभी भाई बंगाल का थोड़ा सा वो अपने अंडर कर लें या सिंध अपने अंडर कर लें, उनको डिफिकल्ट लगता था। क्यों? उनको लगता था इतनी दूर पे अगर हम थोड़ा बंगाल पे अटैक करें या सिंध पे अटैक करें तो हम यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे उनको कैसे संभालेंगे। और फिर इनको डर भी लगा रहता था कि रेबेलियन ना हो जाए, हमारे खिलाफ कोई विद्रोह ना कर दे या झगड़े ना कर दे, या भाई हम इतनी दूर के, वो सोचते थे दिल्ली के सुल्तान क्यों आगे की जो है कॉन्कर क्यों नहीं करते थे आगे की टेरिटरीज। वो सोचते थे इतने आगे जाके भाई हम टेरिटरीज को कॉन्कर करें तो संभाले कौन। ठीक है, और उनको डर बना रहता था कि भाई मंगोल इन्वेशंस का, वहाँ भाई जो मंगोल के राजा होते थे अफगानिस्तान के, वो लोग, और उनको लगता था ये ना हमला कर दें, हम भाई आगे जाके सिटीज देखें, हम तो दिल्ली संभालें कि आगे संभालें, तो वो अपना जो पावर है वो फैलाते ही नहीं थे। उनको गवर्नर्स का भी डर लगा रहता था,
उनको लगता था कि कभी वही उनके खुद के गवर्नर्स में उनको उनका डर लगा रहता था कि वो हमारे खिलाफ ना हो जाएं, तो इसीलिए वो ये सारा मतलब झंझट नहीं उठाना चाहते थे सुल्तान उस टाइम। तो अपने गैरिसन्स में मतलब अपने किलों में ही सेटिस्फाइड थे। वो हिंटरलैंड को भी जीतने का, आजू बाजू की सिटीज़ को भी जीतने का नहीं सोचते थे और दूर के भी सिटीज़ को जीतने का नहीं सोचते थे कि हम हमारी दिल्ली एक्सपांड करें। सो ये हुआ कब? तो ये हुआ ड्यूरिंग द रेन ऑफ गियासुद्दीन बाल्बन एंड फर्दर एक्सपांशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। मतलब उसके जो पहले सुल्तान थे उनको हिम्मत नहीं थी अपने दिल्ली सुल्तनत को एक्सपांड करें, अपने पावर को बढ़ाएं। सो इसके बाद फिर जब गियासुद्दीन बाल्बन आए और उनके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए और उनके बाद मोहम्मद तुगलक आए, तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अब दिल्ली को एक्सपांड करना चालू किया। ठीक है। सो सबसे पहले जो दिल्ली को एक्सपांड करना चालू किया तो पहले इन लोगों ने अंदर से चालू किया। ये जो सब लोग आए, गियासुद्दीन बाल्बन आए, फिर अलाउद्दीन खिलजी आए, मोहम्मद तुगलक, इन लोगों ने दिल्ली को एक्सपांड करना चालू किया। तो पहले अंदर से इंटरलैंड, पहले इन्होंने हिंटरलैंड को जीता। ठीक है। जो ये हिंटरलैंड्स थे, जो ये राजा जो पहले के एम्परर थे हिंटरलैंड तक नहीं लेते थे हाथ में, उन्होंने हिंटरलैंड को जीता। कैसे हिंटरलैंड को अपने हाथ किया? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारे फॉरेस्ट जो गंगा यमुना आपको पता है दिल्ली में आई, सो इन्होंने वहाँ पे दो नदियाँ, सो गंगा यमुना की जो ये 2 नदियाँ थी वहाँ के उसके आजू बाजू के सारे फॉरेस्ट क्लियर कर दिए। मतलब उन फॉरेस्ट में जो भी हंटर्स रहते थे, पेस्टोरलिस्ट भाई ये जो दूध वगैरह बेचने वाले या हंटर्स गैदरर्स, इन सबको वहाँ से निकाल दिया। और उन्होंने वो लैंड किसको दे दिया? उन्होंने मतलब देखो इंटेलिजेंट कैसे इन लोगों ने अपनी ट्रेडिंग कैसे बढ़ाई भाई। हिंटरलैंड पे कब्जा करने के लिए इन्होंने सारे जंगलों को खाली करा दिया और वहाँ पे सारा जंगल क्लियर करा के उन्होंने अपने पीजेंट्स को दे दिया। पीजेंट्स मतलब उन्होंने अपने जो किसान हैं उन्हें दे दिया और उनको बोला खेती बाड़ी करो। भाई खेती बाड़ी करेंगे तो फसल तो राज्य में ही आएगी ना। फिर उन्होंने क्या किया? और नए नए किले बनाए और गैरिसन टाउन्स बनाए और इस तरह से उन्होंने ट्रेड रूट्स मतलब अपनी स्ट्रॉन्ग की। और उन्होंने रीजनल ट्रेड्स को भी मतलब दूसरी जगह से भी उन्होंने ट्रेडिंग चालू की। मतलब जो आगे आने वाले दिल्ली के सुल्तान थे वो अब ट्रेड आगे बढ़ना चाहते थे। मतलब पहले सुल्तान क्या थे? पहले सुल्तान खाली हिंटरलैंड से चीज़ें लेके लूट के अपना गुजारा चलाते थे। पर अब जो सुल्तान आए, आगे वाले जो सुल्तान आए, वो इंटेलिजेंट थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तरीका सोचा कि हम कैसे चीज़ें खुद पैदा करें। तो उन्होंने जंगल खाली करा के अपने ही किसानों को बोला खेती करो। ठीक है। तो अब हिंटरलैंड उन्होंने ऑटोमेटिक जीत लिया। हिंटरलैंड वैसे हिंटरलैंड उनको क्या चीज़ें देता था, अब हिंटरलैंड से तो वो चीज़ें ले नहीं रहे थे, उन्होंने जीत लिया। अब उनको चिंता नहीं थी। अब दूसरा क्या किया उन्होंने बाहर भी अपना एक्सपांशन किया। अंदर तो किया, हिंटरलैंड वगैरह जीता, नए नए गैरिसन वगैरह बनाए, अपने पीजेंट्स को जंगलों में कर दिया सेट। अब जो सेकेंड एक्सपांशन उन्होंने बाहर एक्सटर्नल फ्रंटियर पे भी किया, मतलब बाहर की साइड भी किया। उन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई। इन्होंने अपनी मिलिट्रीज भेजी कहाँ पे? साउदर्न इंडिया में भेजी, साउथ साइड में भेजी। और उन्होंने ना किसके साथ? उन्होंने मिलके मोहम्मद तुगलक के साथ मिलके उन्होंने ये काम किया। और इसमें उन्होंने क्या किया? वो क्या करते थे? ये जो साउथ में गए और वहाँ जाके ये लोग सल्तनत आर्मी ये जो मिलके मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने मिलके फिर वो क्या करते थे? उनकी आर्मीज जाके एलिफेंट्स लूट के आती थी, हॉर्सेस, स्लेव्स, उनके गुलाम लेके आ जाते थे, उनके प्रेशियस मेटल्स लेके आ जाते थे। तो इस तरह से इन्होंने अंदर तो अपना वो किया, बाहर भी उन्होंने मतलब अपना जो राज्य है उसको स्थापित किया। और मोहम्मद तुगलक को एंड होते होते 150 years आफ्टर द आर्मीज ऑफ द हैड मार्च अक्रॉस द लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। मतलब अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा कि साउथ में पहुंच गया, अलाउद्दीन खिलजी साउथ में पहुंच के वहाँ लूटपाट मचा के मतलब वहाँ उसने अपनी आर्मी सेट कर दी। तो मोहम्मद तुगलक की जो खिलजी के साथ कौन मिल गया? मोहम्मद तुगलक भी मिल गया। सो मोहम्मद तुगलक का भी जब राज्य खत्म हुआ तब तक तो ये दिल्ली सल्तनत पूरी फैल गई थी, पूरे सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, पूरे इंडिया में फैल चुकी थी दिल्ली सल्तनत। सो वो लोग क्या करते थे? सबको हरा देते थे, उनके जीत लेते थे उनको, और टैक्स कलेक्ट करते थे,
वहाँ के जो फार्मर्स थे, और वो क्या करते थे, मतलब तो ये जो सल्तनत थी वो इनसे टैक्सेस भी लेती थी और इनको जस्टिस भी देती थी। इनके रेल्म मतलब इनके एरिया में ये जस्टिस वगैरह भी देती थी, क्योंकि मतलब सल्तनत थी, राजा थे, तो इनसे टैक्स भी ले लेते थे और इनको भाई कभी न्याय भी की ज़रूरत पड़ती थी वो भी देते थे। ठीक है, सो मोहम्मद तुगलक की रेन की मतलब उसकी जो सल्तनत थी उसके एंड में उसके 150 साल बाद तकरीबन मतलब इनके ये लोग फैल पाए अपना, और अपनी जो उनकी राइवल आर्मीज को ये लोग हरा पाए। उन्होंने सिटीज़ पे कब्जा किया, टैक्सेस कलेक्ट किए और मतलब जस्टिस दे पाए। ठीक है, सो इस तरह से इन लोगों ने मतलब फाइनली फैलने लगी दिल्ली सल्तनत। ठीक है, सो हम एंड कर रहे हैं आज इस पेज 35 पे। आप यहाँ पेज 35 तक सारा रीड कर लेना और जो भी मैंने पॉइंट्स बोली वो सारी आप प्रिपेयर करके मुझे व्हाट्सएप करना। ठीक है, सो प्लीज़ रीड द चैप्टर प्रॉपरली जहाँ तक मैंने आपको कराया एंड व्हाट्सएप मी। चले, थैंक यू।